हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स एंड साइंस। मैं हूं सैफ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 1 हिंदी मीडियम। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट रहेगा जीरो टू हीरो। इसको सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तन। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके अंदर नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वही हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कह देते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनको उत्पाद कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैग्नीशियम रिबन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है हमारे लिए अभिकारक है, और जलने के बाद जो राख बनती है वो हमारे लिए उत्पाद है। ठीक है, अब देखते हैं आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। पहला आता है हमारा भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना और दही का बनना। ये सारे के सारे हमारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रक्षेपण होते हैं, कैसे पता चलता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो पहला आता है अवस्था परिवर्तन होना जरूरी है, रंग परिवर्तन होना जरूरी है, और तापमान में परिवर्तन होना जरूरी है, और गैस का उत्सर्जन होना भी जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार आता है कि जो बर्फ का पिघलना है, किसका, जो बर्फ का पिघलना होता है वो कैसा परिवर्तन है। तो याद रखेंगे, बर्फ का जो पिघलना होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि उसमें केवल अवस्था परिवर्तन होती है, ना तो कोई नया पदार्थ बनता है, ना तापमान में परिवर्तन, ना रंग में परिवर्तन, ना ही गैस का निकलना। तो इसलिए वो आता है हमारा किसमें, भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने का दो तरीके होते हैं, एक तो शब्द समीकरण होता है और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है केवल उन तत्वों के नाम लिख दो तो वो शब्द समीकरण बन जाती है, और उन तत्वों के जब हम संकेत लिखते हैं, संकेतों के रूप में उनको लिखा जाता है तो वो रासायनिक समीकरण बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन की, अभिक्रिया की, तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। ये इनके नामों के रूप में व्यक्त किया गया है। और दूसरा देखते हैं आगे, तो ZnH2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2O। तो एक रिएक्शन दोनों ही सेम है, बट पहली जो रिएक्शन है वो शब्द समीकरण है, और दूसरी जो है वो उसकी संकेत के रूप में लिखी गई है। ठीक है, इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है। और साथ ही साथ जो तत्व होते हैं उनके पीछे उनकी अवस्था को भी बता दिया जाता है कि वो ठोस है तो पीछे S लिख देते हैं, गैस है तो पीछे G लिख देंगे, और जलीय विलयन है तो पीछे AQ लिख देते हैं। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होती है देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण में आता है हमारा अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो ये भी वही है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। उसमें जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो अभिकारक हों या उत्पादक हों, उन सभी को उनके सूत्र या संकेत के रूप में लिखा जाता है, और उनकी अवस्था को मेंशन कर दिया जाता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। और साथ ही साथ ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है साथ साथ में। अब इसके बाद आता है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उपयोग करते हैं, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उपयोग जो होता है वो इस तरीके से होता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो जो अभिकारक होगा और जो उत्पादक होंगे, दोनों तरफ जो है द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए। इसके लिए हमें जो तत्व दिए होंगे या उनके परमाणु की संख्या बराबर करनी होती है। ठीक है, तो जो सपोर्ट में दिया हुआ है वो तरीका भी देख लेते हैं किस तरीके से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को इस तरीके से बॉक्स में लिख लेते हैं। ये Fe है, H2O है, ये Fe2O3 है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, Fe2O3 नहीं है, ये हमारा होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4 पढ़ेंगे इसको, और फिर होता है हाइड्रोजन गैस H2। तो पहले तत्वों को लिख लेते हैं। ये आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो पहले हम लिखेंगे जो अभिकारक की परमाणु संख्या होगी। तो अभिकारक ये वाली साइड होती है, एरो से पहले वाली साइड अभिकारक होती है, और एरो से बाद वाली साइड को हम उत्पाद कहते हैं। तो पहले वाली में आयरन का कितना था? 1 था, हाइड्रोजन का कितना था? 2 परमाणु थे, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु था। अब इसके बाद उत्पादक वाली साइड में देखते हैं, तो आयरन के 3 परमाणु थे, ठीक है, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु थे, और हाइड्रोजन के केवल 2 परमाणु थे। अब इनको बराबर करने के लिए अभिकारक या उत्पादक की दोनों साइड में देखते हैं कि एक सही गुणांक से गुणा की जाए, जिससे कि ये संतुलित हो जाए। या इसका एक दूसरा तरीका होता है जो कि थोड़ा सिंपल है, तो उसको हम देखते हैं। तो जो अभिक्रिया दी है उसको लिख लेते हैं। तो अभिक्रिया थी Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो तत्व हैं उनकी परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। इधर देख रहे हैं Fe सिंगल है, इधर Fe कितने हैं? 3 है। तो बराबर करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखा कितने हैं? 4, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ है, तो ऑक्सीजन के 4 बराबर करने के लिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4, अब ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8 हो गए। ये जो 4 हमने लगाया तो ऑक्सीजन की वजह से था, लेकिन ये 4 अब हाइड्रोजन के साथ भी रहेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 2 जा 8,
और इधर कितने हैं 2, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 लगा दिया जाएगा। अब 4 टू जाए 8। अब हाइड्रोजन के इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। ऑक्सीजन के 4, आयरन के 3 और आयरन के 3। अब ये बैलेंस समीकरण है या संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इस तरीके से इसको बैलेंस कर लेंगे। बाकी जो बुक में दिया हुआ है उसको भी देख सकते हो, उस तरीके से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कि ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैसीय अवस्था के लिए G और जलीय विलयन के लिए A का उपयोग किया जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में, जो नीचे लिखी हुई देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वीं आती है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, या दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में पहला पार्ट है संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो याद रखेंगे अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा। इससे समझ सकते हैं A+B = C। अभिकारक तो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, कोयले का दहन। तो जब हम कोयले का दहन कराते हैं तो कोयला मतलब कार्बन C, और जब कभी भी दहन की अभिक्रिया आएगी तो उसकी अभिक्रिया हमेशा किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है। तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2, ठीक है। तो 2 चीज़ें थी, 2 अभिकारक थे, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया से होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट है। तीसरा एग्जांपल, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये वाटर है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है, उदाहरण है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उत्सर्जन यानी ऊष्मा का उत्पन्न होना या ऊष्मा का निकलना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा भी निकलती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो पहला आता है प्राकृतिक गैस का दहन, इसका उदाहरण। तो प्राकृतिक गैस का जो सूत्र होता है वो CH4, इसका नाम मेथेन भी होता है। तो इसकी अभिक्रिया कराई O2 के साथ, तो हमने क्या देखा, CO2 और 2H2O प्लस ऊष्मा। तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आता है हमारा किसका, श्वसन का। तो श्वसन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो देख लेते हैं। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और फिर दहन कराना है तो सीधी बात है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दो तो क्या बनेगा, 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम बन जाएंगे और वाटर के भी 6 एटम बन जाएंगे, और साथ ही साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसलिए श्वसन अभिक्रिया को भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में दूसरा प्रकार आता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादकों का निर्माण करता है, ठीक है। सिंपल है, याद रखेंगे क्या होता है इसमें, कोई भी जो एकल अभिकारक होगा वो 2 या 2 से अधिक उत्पादकों में टूट जाएगा, ठीक है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादक बनाते हैं। इसे समझ सकते हो एग्जांपल से देखो, A एरो B+C। तो अभिकारक कितना था, 1 था, और उत्पादक कितने थे, 2 थे, ठीक है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसके भी प्रकार होते हैं, और मुख्यतः ये 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला आता है उसमें वियोजन, दूसरा आता है विद्युत वियोजन, और तीसरा आता है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो पहला वियोजन है हमारा ऊष्मा वियोजन। अब ऊष्मा वियोजन में देखते हैं, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मा वियोजन कहलाता है, ठीक है। जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होगा वो ऊष्मा वियोजन कहलाएगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला आता है हमारा 2FeSO4, जिसका नाम फेरस सल्फेट है। हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने देखा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बना, ठीक है। तो जो फेरस सल्फेट था उसका गर्म करने से पहले रंग कैसा था, हरा रंग था, लेकिन गर्म करने के बाद जो बना वो Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है जिसका रंग भूरा लाल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जांपल है CaCO3, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। गर्म करने के बाद हमने देखा CaO अलग बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग बन जाती है, और CaO को बिना बुझा चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है तीसरा, उसमें जो दिया हुआ है PbNO3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, PbNO3, ठीक है, PbNO3 है, और फिर PbO, 4NO2 और O2 है। इसको भी हमने गर्म किया, ठीक है। तो 2PbNO3 को गर्म करने पर, जो कि एक लेड नाइट्रेट है, तो PbO पाया गया जिसका नाम लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। फिर 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें भी देखो, और फिर ऑक्सीजन है। 3 उत्पादक बने एक ही अभिकारक से, ठीक है, ऊष्मा की वजह से। तो ये कैसा वियोजन होगा, उसमें वियोजन कहलाएगा। कैसा वियोजन होगा, उसमें वियोजन। अब इसके बाद पढ़ते हैं विद्युत वियोजन। तो सिंपल है, ऐसा वियोजन जो विद्युत की वजह से होता है विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत धारा प्रभावित होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाएगा। अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तो
तो इसका एक ही उदाहरण आता है 2H2O, और विद्युत धारा प्रभावित करने पर हमें मिलेगा 2H2O प्लस O2। तो जो वाटर के मोलिकुल्स होता है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन के एटम्स अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के एटम्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, डायग्राम है, डायग्राम को समझ लेते हैं। एक प्लास्टिक का मग ले लेंगे, ठीक है, और इस मग में हम 2 रोड लगाते हैं। एक का नाम होता है एनोड और दूसरे का होता है कैथोड, और उनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, रोवर स्टॉपर होता है, पानी भर देते हैं, और ग्रेफाइट रोड होती हैं, ये परखनली होती हैं। और इसमें समझने वाली बात है कि एनोड पर ऑक्सीजन पाई जाती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एनोड पर कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। अब इसके बाद आता है तीसरा टाइप वियोजन का, और वो टाइप है हमारा प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसके 2 एग्जाम्पल है 2AgCl, सूर्य के प्रकाश में अगर खुला छोड़ देते हैं तो बस 2Ag और Cl2, Ag अलग हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है 2AgBr, सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद 2Ag अलग और Br2 अलग, यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर जो पार्ट बचा है, आधा चैप्टर जो बचा है वो करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।